पहली जो चीज़ इसमें सबसे जो ख़तरनाक है आपके लिए वो ये है कि सन 2050 में अभी की रिसर्च के मुताबिक सबसे नंबर 1 जो काज होगी दुनिया में डेथ की वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगी। यानी कि 2050 तक अगर इसी तरह हम एंटीबायोटिक लिखते रहे और देते रहे और अपनी मर्ज़ी से खाते रहे तो 2050 में जो मौत की सबसे बड़ी वजह होगी वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगी। अभी तो हम शुगर को लेके बैठे हैं, हार्ट अटैक को लेके बैठे हैं, कैंसर को लेके बैठे हैं, यरकान को लेके बैठे हैं। 2050 तक अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हम सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो नंबर 1 कॉज होगी डेथ की। और वो इतनी सुवियर है कि हर 3 सेकंड में जो है वो एक शख्स इस वजह से दुनिया में कहीं ना कहीं मर रहा होगा। हम जो दवाइयाँ हैं या तो मिस यूज़ करते हैं या एक्सेसिव यूज़ करते हैं या बार बार यूज़ करते हैं। उसमें होता यह है कि फ़र्ज़ किया किसी का गला ख़राब हुआ और उसको था वायरल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से गला ख़राब हुआ, अगर वो कुछ ना भी करे तो 5-7 दिन में वो जो है वो ठीक हो सकता है। लेकिन हमारे क्या रूटीन होती है कि हम बग़ैर किसी डॉक्टर को चेक करवाए अपनी मर्ज़ी के साथ जाते हैं स्टोर के ऊपर, जिन 3-4 दवाइयों के नाम पता है वो जाके उसको बताते हैं, या स्टोर वाले कहते हैं कि यार 2 दिन की खुराक बना दो। स्टोर वाला 2 दिन की खुराक बनाता है, उसमें 3 किस्म की एंटीबायोटिक डाल के देता है ताकि ना अच्छी तरह जो इन्फेक्शन है कवर हो जाए। और जो इन्फेक्शन हुआ होता है गले का वो वायरल होता है, जिसने 4-5 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाना होता है। अगर आप कोई दवाई ना भी लें, सिर्फ कोई जो हल्की फुल्की सोजश की गले की दवाइयाँ वो ले लें, उससे भी उसने ठीक हो जाना है। लेकिन जब आप वो 2-3 दिन दवाइयाँ खाई हैं आपने और 1-1, 2-2 किस्म की एंटीबायोटिक और उनका जो हफ्ते का या 5 दिन का कोर्स भी पूरा नहीं किया, उसका नुकसान क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होंगे उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी और वो अगली दफ़ा जब आपको लगेंगे या किसी को लगेंगे आपसे तो ज़्यादा ताकतवर फॉर्म में आएंगे। अब जो आपने पहले वो जो इस्तेमाल की थी ना बिला ज़रूरी एंटीबायोटिक, उससे जो कवर हो जाए अब इनसे कवर नहीं होंगे। तो इसी तरह ये रेजिस्टेंस उनमें डेवलप होती जाती है और जरासीम मज़ीद से मज़ीद ना ख़तरनाक बनते जाते हैं। अब इसी तरह मेरे एक जानने वाले का फ़ोन आया मुझे और मुझे उसने कहा जी कि अब्बा जी का ना 4-5 दिन से गला ख़राब है। उनको मैंने डॉक्टर साहब क्लैरिसिड दे दी है और मैंने उनको ऑगमेंटन दे दी है और मैंने उनको एरिनेक फोर्ट भी दे दी है। तो 3 दिन हो गए, फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा यार अब दुआ करो बस अल्लाह ताला से ना, जो कुछ देना था वो तो हमने दे दी है, अब पीछे बचा कुछ नहीं है। तो मकसद ये है कि 3-4 चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद पेशेंट हमारे तक पहुँच रहा होता है। तो हमेशा जो है वो चेक करवाने के बाद ज़रूरत है या नहीं है फिर आप एंटीबायोटिक शुरू करें। अमेरिका में, यूके में, यूरोप में आप चले जाएं, वहाँ पे अभी भी जो है ना लोगों के जो गले का इन्फेक्शन या निमोनिया है उसको पेनिसिलिन से ट्रीट किया जाता है। वजह है कि वहाँ पे दवाई प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर की है उसके ऊपर मिलती है और उसी को मिलती है जिसको ज़रूरत है। हर बंदा मुंह उठा के स्टोर के ऊपर जाके ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं परचेज़ कर सकता, इसलिए वहाँ के ऊपर जो अमोक्सल है या जो अमोक्सिसिलिन है ये भी असर करती है। हमारे थोड़ा सा हल्का सा भी गला ख़राब होता है, हमारे जिसको कुछ नहीं पता ना उसको कम से कम 2-3 एंटीबायोटिक के नाम पता होता है, या स्टोर वाला कम से कम बता देता है, तो वो शुरू ही जाके वो मोक्सीफ्लोक्सासिन से करता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन से शुरू करता है, जो कि हम नमूनिया में जाके देते हैं। इस वजह से, इस ट्रेंड की वजह से हमारे इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है कि हमारे वो जो छोटी एंटीबायोटिक है या फर्स्ट स्टेज की जो एंटीबायोटिक है वो असर ही नहीं कर रही होती। और मैंने बताया कि जहाँ पे इनको प्रॉपर यूज़ किया जाता है वहाँ के ऊपर अभी भी जो है वो पेनिसिलिन के साथ और जो अमोक्सिसिलिन है उसके साथ नमूनिया को ट्रीट किया जा रहा है, जो उनकी स्टडीज़ आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई ट्रेंड है ही नहीं है। तो इसकी अब जो मोटी मोटी वजह हैं जो इसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की है वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एक तो दवाई जो है, कभी भी आपका गला ख़राब हो, ज़ुकाम है, खांसी है, मोशन लग गए हैं, कोई इस तरह का मसला है, कभी भी एंटीबायोटिक जो है वो आपने खुद से नहीं इस्तेमाल करनी। पहली चीज़ ये है। गले ख़राब के लिए आम जो आप सोजिश की गले की दवाइयाँ हैं उसके साथ भी आपको फ़र्क पड़ सकता है। आप जो है वो कहवा जो शानदार पी लें या इस तरह के जो टोटके हैं वो करें, आम जो फ्लू ज़ुकाम है उसी से ठीक हो जाता है। अगर आपका गला ख़राब या आपको लगता है कि खांसी ज़्यादा आ रही है या बुखार है तो उसको ठीक करने के लिए प्रॉपर डॉक्टर को चेकअप करवाएं। चेकअप करवा के अगर वो देखता है कि आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप एंटीबायोटिक उनसे तजवीज़ करवा के शुरू करें। हमारे कुछ ट्रेंड ये भी है कि जो एंटीबायोटिक है विदाउट कल्चर जो लिखी जाती हैं, ये दूसरी उसकी बड़ी वजह है। आप देखें कि पेशेंट जो है उसने अगर रिपोर्ट करवानी है अपनी जो है उसको अगर फ़र्ज़ किया यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है
तो आप विदाउट कल्चर उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते हैं। आपने उसको 1 हफ्ता या 2 हफ्ते मेडिसिन खिलाई, उसको उसके 2-3 हज़ार रुपये उसका खर्चा हो गया, उसके बाद आपने दूसरी चेंज कर दी, फिर 3-4 हज़ार खर्चा हुआ, उसके बाद जाके आप कल्चर करवाते हैं। तो जब आपने 4-5 हज़ार उसका लगा के फिर कल्चर करवाया है, क्यों ना जब आपको पता लगा है कि यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है, आप पहले ही 2,000 रुपये की एक रिपोर्ट करवा लें। आपको पता हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए कौन सी दवाई सबसे बेहतर होगी, वो 5,000 भी बच जाएगा, मरीज़ 2 हफ्ते दवाई खाने से ही बच जाएगा, और एग्जैक्टली वही एंटीबायोटिक जिसकी ज़रूरत है वो उसको शुरू की जाएगी और मरीज़ रिकवर भी बड़ा अच्छा कर जाएगा। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। अमेरिकन जो है उनके हॉस्पिटल के मैंने चार्ट 2-3 दफ़ा रिव्यूज़ किए, अपने दोस्त हैं उनसे मैंने देखे, वहाँ पे अगर पेशेंट आ गया ना, उसको गला ख़राब है, साथ में लूज़ मोशन है, साथ में कोई जिस्म के ऊपर ज़ख़म है, 5 जगह के ऊपर भी अगर उनको लग रहा है ना इन्फेक्शन है, 5 की 5 जगह से ऊपर वो कल्चर लेंगे। यानी कि इधर ज़ख़म है, इधर से भी कल्चर का सैंपल ले लेंगे, गला ख़राब है, थ्रोट सैंपल ले लेंगे, यूरिन में इन्फेक्शन लगा है उसका सैंपल ले लेंगे, चेस्ट में उनको लग रहा है कि फेफड़े में पानी है, उसका सिरिंज से सैंपल लेकर उसका कल्चर भेजेंगे। एम्पेरिकली एंटीबायोटिक शुरू करवा दें आप, मतलब फ़र्ज़ कि आपने कल्चर भेज दिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि इसको ये एंटीबायोटिक सूट करती, एक उसको आप इनिशियल शुरू करवा दें। जब आपके पास दोबारा आपको पता लगे कि रिपोर्ट में ये सेंसिटिव आई है, उसको फिर आप उसके ऊपर लेकर जाएँ। अंधेरे में तीर या तुक्के नहीं लगाने आपने कि अभी ये दें, फिर दूसरी ये दें, फिर तीसरी ये दें। इस ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो आम हम लोग हैं, पब्लिक को भी अवेयर करने की ज़रूरत है कि ऐसे जाके एंटीबायोटिक ना लें, अपनी फैमिलीज़ को अवेयर करें, और ख़ास तौर पे हम जो कोलीग्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ये जो हॉस्पिटल में हम लोग काम करते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम कम से कम एंटीबायोटिक का मिस यूज़ ना करें। ये हमारी जो है वो एक तस्वीर है पाकिस्तान में किसी बाज़ार की, कि जो मेडिसिन होती है ना, जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में मिलती है, हमारे क्या है कि किसी भी फार्मेसी के ऊपर खुली पड़ी है, जैसे अपने घर का सौदा सलफ लेना है, करियाने से जाके कोई चीज़ें ख़रीदनी है, उसी तरह आप एंटीबायोटिक भी ख़रीद सकते हैं। तो ये एक जो है ना वो चैलेंज है पाकिस्तान में, जो एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंस है। लेकिन अभी जो नई रिसर्च आई है वो ये भी बताती हैं कि जानवरों को जो एंटीबायोटिक लगाई जा रही हैं, उनमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन आता है, जरासीम आता है, उनका जो मीट है, उनकी जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, यानी गोश्त इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, पोल्ट्री अंडे इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी इंसानी जिस्म के ऊपर असरात आ रहे हैं, और उसमें भी इंसानी जिस्म में जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रही है, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल की हैं। तो जब हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उन दवाइयों की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे अंदर भी आती है। और लास्ट में आप सब लोगों के लिए मैसेज है, सर अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहले जो पेंसिलिन जो है वो दरियाफ्त की थी 1928 में, उन्होंने ये कहा था कि पेंसिलिन जो है ना, जो भी बंदा पेंसिलिन को यूज़ कर रहा है और अगर वो मिस यूज़ करता है उसका, यानी कि बिला ज़रूरत इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है और लोग जो उस रेजिस्टेंस से मरना शुरू हो जाते हैं, तो जो बंदा उस पेंसिलिन का मिस यूज़ कर रहा है, जो बंदा भी उस पेंसिलिन का या किसी भी एंटीबायोटिक का मिस यूज़ कर रहा है, तो जो बंदा रेजिस्टेंस की वजह से जिसकी डेथ होगी, तो रेजिस्टेंस पैदा करने वाला उसकी मौत का कसूरवार होगा। अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा तो एक टाइम आएगा जब हम पोस्ट एंटीबायोटिक दौर में होंगे, जहाँ पे एंटीबायोटिक हमारे पास होगी कोई नहीं। वो 2050 वाली जो मैंने आपसे पहली स्लाइड शेयर की, तो डेथ की सबसे बड़ी जो वजह है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगी। तो इन चीज़ों को आपने अपनी हद तक अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, और जो कोलीग्स हैं आपके, उनको डॉक्टर्स हैं, वो ख़ास तौर पर प्रिस्क्राइब करते हुए सोचें कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे दें, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहले कल्चर करवाएं फिर दें, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एंटीबायोटिक ना यूज़ करें, और बार बार जो है विदाउट इंडिकेशन उसको चेंज ना करें। ठीक है जी।